Hello guys, welcome back to my YouTube channel HRM Pillar. This is Mahima here. So today guys, I'm going to discuss a very interesting topic related to labor legislation, and the topic is Equal Remuneration Act 1976. So the guys who are preparing for UGC NET exam, especially code 55, that is HRM or labor welfare, must watch this video carefully, and other people who are preparing for UGC NET exam in management or any other subject can also watch this video because this video is very useful to them. So guys, before starting the video, please like my channel, comment my channel and subscribe my channel. So let's get started. कंटेंट्स पे आ जाते हैं फटाफट. तो सबसे पहले आई हैव कवर्ड द इंट्रोडक्शन पार्ट, देन आई हैव कवर्ड द डेफिनेशन पार्ट, देन ड्यूटीज ऑफ एम्प्लॉयर, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन इन रिक्रूटमेंट, एडवाइजरी कमिटी, मेंटेनेंस ऑफ रजिस्टर, इंस्पेक्टर, पावर टू मेक रूल्स, power of central government to give direction, penalty and power to make declaration. So guys, ये content मैंने इसलिए दिया है क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि when we start watching any video related to labor legislation या फिर कोई act, तो we used to get very कंफ्यूज कि हमें कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि वी ऑल्सो नो कि सबसे जो इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, जो टफ पार्ट होता है, वो लेबर लेजिस्लेशन ही होता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे सेक्शंस होते हैं. आपको सारे सेक्शंस को बहुत डीपली पढ़ना पड़ता है, क्योंकि किसी से भी कोई भी सेक्शन में से क्वेश्चन आ जाता है. तो इसीलिए मैं कंटेंट्स दे देती हूँ जिससे कि आपको एक ये सेटिस्फैक्शन रहे कि आपको इतना ही पढ़ना है. सो गाइस, फटाफट स्टार्ट करते हैं. तो इंट्रोडक्शन पार्ट पे आ जाते हैं. सबसे पहले आई वुड लाइक टू डिस्कस की व्हाट इज इक्वल रिम्यूनरेशन. So it is an act to provide for the payment of equal remuneration to men as well as women workers, and for the prevention of discrimination on the ground of gender against women in the matter of employment and for matter connected therewith or incidental thereto. अब ये इतनी लंबी चौड़ी जो डेफिनेशन हमने पढ़ी, ये बुकिश लैंग्वेज है. मैं आपको इजी भाषा में बताना चाहूँगी कि इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट होता क्या है. ये एक ऐसा एक्ट है जो कि इक्वल रिम्यूनरेशन मतलब इक्वल वेजेस या इक्वल वर्कर्स और को सैलरी प्रोवाइड कराता है, मेन और विमेन को. उनके जेंडर के बेसिस पे कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता और विमेन को बेटर एम्प्लॉयमेंट मिलता है, और इससे रिलेटेड जितने भी मैटर्स होते हैं वो सब इक्वल रिम्यूनरेशन में आते हैं. ठीक है, स्कोप पढ़ लेते हैं. इसका जो स्कोप है वो ये है कि एक्ट इज एप्लीकेबल टू ऑलमोस्ट एवरी काइंड ऑफ एस्टैब्लिशमेंट इन द कंट्री. इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर 1976. It came into force not being later than 3 years from passing the act, as central government by notification appoint and different dates may be appointed for different type of establishment. मतलब कि किसी एक्ट को एक उसको फोर्स में लाने के लिए हम ज़्यादा से ज़्यादा उसकी इस्टेब्लिशमेंट डेट्स के 3 साल तक रुक सकते हैं. उसकी पासिंग डेट के 3 साल बाद ही तक ही हम रुक सकते हैं, तभी वो लागू हो जाता है. और सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिशियल गैजेट में नोटिफिकेशन भी दे देता है और डिफरेंट इंडस्ट्री और इस्टेब्लिशमेंट के लिए डिफरेंट डेट्स भी निकाल देता है कि इस टाइम पे ये एक्ट एप्लीकेबल हो जाएगा. ऑलराइट, देन एक्सटेंड पूरे होल ऑफ इंडिया एक्सटेंड करता है. अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट प्रोविजन है जो थोड़ा सा डिफरेंट है बाकी लेबर लॉज से, तभी मैंने उसको इंट्रोडक्शन पार्ट में भी डाल दिया है. दैट इज प्रोविजन ऑफ ओवरराइडिंग इफेक्ट. इसका मतलब ये है कि द प्रोविजन ऑफ एक्ट विल अप्लाई इवन व्हेन दे आर इनकंसिस्टेंट विद द प्रोविजन ऑफ एनी अदर लॉ और विद द टर्म्स ऑफ एनी अवार्ड, एग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस वेदर मेड बिफोर और आफ्टर द कमेंसमेंट. इसका मतलब ये है कि इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट के प्रोविजंस तब भी अप्लाई होंगे अगर वो किसी और लेबर लॉ से बीच में अटकते हैं. मतलब कि उनके जो प्रोविजंस है वो किसी दूसरे लॉज के प्रोविजन से मेल नहीं खाते हैं, मैच नहीं करते हैं, तब भी वो तब भी इनकंसिस्टेंट है, तब भी हम लोग इस प्रोविजन को लागू करेंगे एंड इसके सारे प्रोविजंस हमको अप्लाई करने पड़ेंगे उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री और पर्टिकुलर कंपनी के ऊपर, चाहे कमेंसमेंट हुआ है एक्ट का या नहीं हुआ है उससे पहले. ठीक है, तो ये ओवरराइडिंग इफेक्ट है. ज्यादा क्वेश्चंस नहीं बनेंगे, बट ये बात पूछ सकते हैं कि इक्वल रिम्यूनरेशन में एक अलग सा कौन सा प्रोविजन है, तो वो है ओवरराइडिंग इफेक्ट. अब मैंने मीनिंग तो आपको बता ही दिया, बट अगर मैं इसको थोड़ा सा इजी वे में बताना चाहूँ तो इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट है 1976 जो है वो इक्वल पेमेंट की बात करता है बिटवीन हुम, मेन एंड विमेन, विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन. और मैटर्स रिलेटेड टू क्या क्या बात होती है, ट्रांसफर्स के वक्त, प्रमोशंस के वक्त, एम्प्लॉयमेंट के वक्त ही होते हैं हम ज़्यादातर पेमेंट ऑफ रिम्यूनरेशन की बात. तो इन तीनों चीज़ों के मैटर्स रिलेटेड जो भी बात होती है वो इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट में आती है. ओके गाइस, आई होप आप समझ गए होंगे. अब आ जाते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस पे.
फर्स्ट है एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट आपका जो डेफिनेशन है ये मोस्टली हर लॉ में सेम रहती है, पर मैं दोबारा बता देती हूँ। इन रिलेशन टू एनी अदर एम्प्लॉयमेंट बाय और अंडर द अथॉरिटी ऑफ सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। मतलब क्या है इसका कि जैसे कि कोई भी एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट जो है वो दो टाइप में डिवाइड होती है, सेंट्रल और स्टेट। तो अगर हम देखें तो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर क्या क्या आता है, हमारा रेलवे आता है, बैंकिंग आती है, माइन, ऑयल फील्ड्स एंड मेजर पोर्ट्स, दीज ऑल आर इंक्लूडेड अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट। एंड अदर देन दिस ऑल अदर एस्टैब्लिशमेंट, ऑल अदर एम्प्लॉयमेंट आर इंक्लूडेड इन स्टेट गवर्नमेंट। तो जितने भी ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर मैटर्स आते हैं उनकी एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट होगी, और जो बचे हुए रहते हैं वो स्टेट गवर्नमेंट हैंडल करती है। तो इसी को हम एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कहते हैं। सेकेंड डेफिनेशन है एम्प्लॉयर की। इन रिलेशन टू एनी एस्टैब्लिशमेंट, फैक्ट्री, माइन, ऑयल फील्ड, पोर्ट, रेलवे और शॉप बिलोंगिंग टू और अंडर कंट्रोल ऑफ सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट फॉर द सुपरविजन एंड कंट्रोल ऑफ एम्प्लॉय। भाई किसी को भी एम्प्लॉय को कंट्रोल या सुपरविजन में लाने के लिए सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट एक किसी भी कंपनी में, फैक्ट्री में, माइन में किसी हेड का होना जरूरी है, तो उसी को हम एम्प्लॉयर कहते हैं, जो एम्प्लॉय करता है एम्प्लॉयज को। ओके, देन कम्स द रिम्यूनरेशन। रिम्यूनरेशन क्या होता है, बेसिक वेज, बेसिक सैलरी, एडिशनल इमोल्यूमेंट्स पेबल या तो कैश में या किसी और काइंड में किसी पर्सन को देना उसके रिस्पेक्ट में, क्योंकि वो हमारे लिए एम्प्लॉयमेंट कर रहा है, कोई काम कर रहा है इसीलिए, या फिर कोई कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे है, या फिर एक्सप्रेस बेसिस पे या इम्प्लाइड बेसिस पे। एम्प्लॉयमेंट भी बहुत तरीके के होते हैं, तो उसके बदले जो हम उसको पेमेंट करते हैं उसे रिम्यूनरेशन कहते हैं। इट कैन बी अ बेसिक वेज, इट कैन बी पेड इन कैश, इट कैन बी पेड इन सैलरी, और इट कैन बी पेड इन एनी अदर काइंड। फोर्थ डेफिनेशन जो है हमारी वो है सेम वर्क और वर्क ऑफ सिमिलर नेचर। ये किसे कहते हैं, ये कहते हैं वर्क इन विच स्किल, एफर्ट, रिस्पॉन्सिबिलिटी आर रिक्वायर्ड आर द सेम व्हेन परफॉर्म्ड अंडर सिमिलर वर्किंग कंडीशंस बाय अ मैन और वुमेन। मतलब कि अगर किसी काम, पर्टिकुलर काम को करने में स्किल, एफर्ट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी बिल्कुल सेम लग रही है, जो कि सिमिलर वर्किंग कंडीशन में किसी मैन और किसी विमेन के ने करा है, तो उसको हम सिमिलर नेचर का काम कहेंगे या सेम वर्क को कहेंगे। तो ये हमने इसमें पर्टिकुलर क्यों इंक्लूड किया, क्योंकि हम इक्वल रिम्यूनरेशन की बात कर रहे हैं। इक्वल रिम्यूनरेशन की बात कर रहे हैं तो इक्वालिटी की बात करें, इक्वालिटी की बात कर रहे हैं तो सेम वर्क होना चाहिए, सिमिलर नेचर का वर्क होना चाहिए, इसीलिए। फिफ्थ हम आते हैं वर्कर के ऊपर, बहुत इंपॉर्टेंट है, बट ये वर्कर की जो डेफिनेशन है दैट इज वेरी कॉमन बिकॉज वी ऑलरेडी इंक्लूडेड दिस डेफिनेशन इन ऑलमोस्ट ईच एंड एवरी एक्ट। ओके, सो फिर से एक बार रिपीट कर लेते हैं। इट मीन्स अ वर्कर इन एनी एस्टैब्लिशमेंट और एम्प्लॉयमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ द एक्ट विच केम इनटू फोर्स। इसका मतलब है कोई भी ऐसा एम्प्लॉय या वर्कर जो किसी एस्टैब्लिशमेंट में, फर्म में काम कर रहा है, एम्प्लॉयमेंट कर रहा है, इस अभी हम इस एक्ट की बात करें तो विद रिस्पेक्ट टू इस एक्ट को, ठीक है, तो उसको वर्कर कहेंगे। अब आ जाते हैं सेक्शन 4, दैट इज ड्यूटी ऑफ एम्प्लॉयर टू पे द इक्वल रिम्यूनरेशन। तो एम्प्लॉयर की क्या क्या ड्यूटी बनती है इक्वल पे करने के लिए, वो भी पढ़ लेते हैं। 3 ही पॉइंट्स हैं गाइस, बहुत इजी है, मैं आपको बहुत इजी तरीके से समझाने की कोशिश कर रही हूँ। इनफैक्ट अगर आपको अभी भी समझ में कुछ पॉइंट्स ना आए, सो यू कैन कमेंट मी कि आपको क्या क्या पॉइंट समझ में नहीं आए। फर्स्ट इसमें मैं बताऊंगी कि नो एम्प्लॉयर शेल पे टू एनी वर्कर एम्प्लॉयड बाय हिम इन एस्टैब्लिशमेंट रिम्यूनरेशन वेदर पेबल इन कैश एट रेट्स लेस फेवरेबल देन दोज एट विच रिम्यूनरेशन इज पेड बाय हिम वर्कर्स ऑफ अपोजिट जेंडर। इसका मतलब ये है कि कोई भी एम्प्लॉयर ऐसा नहीं कर सकता, उसको ये क्या कहते हैं, अथॉरिटी नहीं है कि वो किसी वर्कर को किसी इस्टेब्लिशमेंट में काम करने के पैसे दे रहा है, रिम्यूनरेशन दे रहा है, या तो कैश में दे रहा है या किसी और काइंड में दे रहा है, पर जो उसका रेट है पेमेंट करने का वो लेस है एज कम्पेयर टू दोस्त, वो किसी और अपोजिट जेंडर को उसी सेम काम करने के दे रहा है, तो ये ऐसा नहीं कर सकता, ये अथॉरिटी उसको नहीं है, जबकि वो परफॉर्म, दोनों ही जेंडर के लोग सेम काम कर रहे हैं वर्क ऑफ सिमिलर नेचर। वर्क ऑफ सिमिलर नेचर की डेफिनेशन भी मैंने अभी आपको बताई थी। तो दिस इज नॉट अलाउड। सो दिस इज द ड्यूटी ऑफ एम्प्लॉयर की सेम जेंडर हो या अपोजिट जेंडर हो, अगर वर्क ऑफ सिमिलर नेचर है तो उसको सेम रिम्यूनरेशन देना चाहिए। सेकेंड पॉइंट आता है द एक्ट प्रोहिबिट्स एन एम्प्लॉयर फ्रॉम रिड्यूसिंग द रेट ऑफ रिम्यूनरेशन ऑफ एनी वर्कर फॉर द पर्पस ऑफ कंप्लाइंग द अबव प्रोविजंस। तो इस एक्ट में ये भी प्रोहिबिट करता है कि कोई भी ऐसा एम्प्लॉयर है वो नहीं रिड्यूस कर सकता किसी की भी रिम्यूनरेशन की रेट, अगर वो लोग सेम काम कर रहे हैं, बस उनका जेंडर डिफरेंट है, दैट मीन्स विमेन है या मेन है, तो आप किसी भी बेसिस पे किसी की एम्प्लॉय की रेट ऑफ रिम्यूनरेशन रिड्यूस नहीं कर सकते, और यही एक्ट उसको प्रोहिबिट करता है। थर्ड पॉइंट, वेयर इन एन एस्टैब्लिशमेंट और एम्प्लॉयमेंट द रेट ऑफ रिम्यूनरेशन पेबल बिफोर कमेंसमेंट फॉर मेन एंड women फॉर द सेम वर्क
are different on the count of gender, then the higher of such rate shall be the rate at which remuneration will be payable on the commencement. अब इसमें ये लिखा है कि इस एक्ट को कमेंस करने से पहले अपोजिट जेंडर्स के मतलब मेन और विमेन की डिफरेंट डिफरेंट रेट्स थे सेम काम करने के, मतलब एक को ज़्यादा मिलती थी एक को कम मिलती थी, बट अब जब ये प्रोविजन लग गया, जब ये एक्ट आ गया, तो जिसकी भी हाईएस्ट रेट थी उसके बेसिस पे दूसरे वाले की भी उतनी बढ़ा के कर दी जाएगी. लाइक फॉर एग्जाम्पल एक एम्प्लॉय की 50,000 थी और दूसरे को वही काम करने के 20,000 रुपए मिल रहे थे, तो जैसे ये एक्ट कमेंस हुआ तो दोनों की 50 हो गई, मतलब हाईएस्ट वाले का रेट ले लेते थे और वही हाईएस्ट उसकी भी कर देते थे. समझ में आया? सो गाइज ये ड्यूटीज थी एम्प्लॉयर की. उसके बाद हम आ जाते हैं सेक्शन 5 पे, दैट इंक्लूड्स द प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन इन रिक्रूटमेंट और अदर कंडीशंस ऑफ सर्विस व्हाइल मेकिंग रिक्रूटमेंट फॉर द सेम वर्क और द सिमिलर नेचर. ये बहुत बार ये वर्ड आ रहा है, इसकी डेफिनेशन इसलिए मैंने स्टार्टिंग में ही प्रोवाइड कर दी थी. तो अगर हम किसी सेम काम के लिए किसी को रिक्रूट कर रहे हैं इन एनी कंडीशन, या फिर हम किसी को सेम काम के लिए ही प्रमोट कर रहे हैं, या फिर एक ही टाइप के काम के लिए ट्रेनिंग दे रहे हैं, ट्रांसफर दे रहे हैं, तो एम्प्लॉयर इज प्रोहिबिटेड अगर उसने कोई भी डिस्क्रिमिनेशन विमेन की अगेंस्ट दिखाया, क्योंकि ऐसा आप इस एक्ट के अकॉर्डिंग नहीं कर सकते हो, एक्सेप्ट some exceptions are also there, जहां पर विमेन का एम्प्लॉय होना ही प्रोहिबिटेड है, तो वहां आप नहीं कर सकते हैं, वहां तो डिफरेंस होगा ही होगा, क्योंकि वहां एम्प्लॉय ही नहीं कर सकते हम विमेन को, तो वहां पे रेट्स ऑफ रिम्यूनरेशन की बात ही कहां से आती है. बट जितने भी जगह पे विमेन्स एम्प्लॉय के लिए काम, मतलब वो एम्प्लॉयड है वहां और उनका वहां पे काम है, प्रोहिबिशन नहीं है, तो आप किसी भी बेसिस पे उनकी जो रिम्यूनरेशन है वो आप कम नहीं कर सकते हो. ये जो प्रोविजंस है ये सारे इफेक्टिव हो जाते हैं जब हमारा एक्ट कमेंस हो जाएगा उस जगह पर. However, these provisions are not to affect any priority or reservation for SC, ST, एक्स सर्विसमैन, रिटेंचमेंट एम्प्लॉयज. मतलब इसमें ये कहा गया है कि ये प्रोविजंस उनको अफेक्ट नहीं करेंगे जिनके अलग से प्रोविजंस चल रहे हैं, जैसे कि शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब है, कोई एक्स सर्विसमैन है, कोई रिट्रेंच्ड एम्प्लॉय है, या फिर कोई और टाइप के क्लास ऑफ पर्सन्स है जो कि रिक्रूटमेंट कर रहे हैं, उनका कुछ अलग ही प्रोविजन चल रहा है रिलेटेड टू रेट्स ऑफ रिम्यूनरेशन. सो दिस एक्ट विल नॉट अफेक्ट दोज, क्योंकि इसका जो अफेक्ट होना है सही जगह पर वो इसलिए होना है कि मेन एंड विमेन को सेम इक्वल रेट्स पे हम एम्प्लॉय करें और उनको रिम्यूनरेशन भी इक्वल दे. सो गाइज आई होप आई एम क्लियर. सो मैंने इसका एक डायग्रामेटिक फॉर्म में आपको इसको समझाने की कोशिश करी है. नो डिस्क्रिमिनेशन मीन्स नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिक्रूटमेंट, प्रमोशन, ट्रेनिंग एंड ट्रांसफर. फिर आता है एडवाइजरी कमेटी. एडवाइजरी कमेटी सेक्शन 6 के अकॉर्डिंग पढ़ लेते हैं फटाफट. पर्पस क्या है इसका? ये पर्पस इसका ये है कि हमको इंक्रीजिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज मिले विमेंस के लिए स्पेशली, एंड जो सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन दे आर रिक्वायर्ड टू कंस्टिट्यूट वन और मोर एडवाइजरी कमेटी टू एडवाइज देम विच एक्सटेंड टू विच विमेन मे बी एम्प्लॉयड. तो इसमें कमेटी इसलिए बनाई गई कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज विमेन को भी दी जाए. कंपोजिशन क्या है? एक एडवाइजरी कमेटी में अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट से जो सेलेक्ट होते हैं वो 10% से कम नहीं होने चाहिए, जिसमें से 1/2 विमेन भी होनी चाहिए, मतलब आधे विमेन भी होनी चाहिए. तो 10% ले रहे हो तो 5 मेन लोगे तो 5 विमेन्स भी आपको लेना जरूरी है. फैक्टर्स क्या क्या आप यू हैव टू कीप इन योर माइंड, वो है कि कितनी विमेन्स एम्प्लॉयड है, आपका नेचर क्या है वर्क का, आपके आवर्स क्या है वर्क के, और सूटेबिलिटी क्या है वो उस काम को विमेन जो सुटेबिलिटी है विमेन की उस काम को लेकर वो है कि नहीं. मतलब मैनी वर्क आर देयर जहाँ पर हम विमेन्स को एम्प्लॉय नहीं करते हैं, प्रोहिबिशन है वहाँ पर, सो सूटेबिलिटी भी देखनी होती है. सो इसमें को मैंने डायग्रामेटिक फॉर्म में समझाया है. एडवाइजरी कमेटी विल गिव एडवाइस टू whom? Appropriate government, and then appropriate government will issue direction that leads to promotion of employment of women. Okay. फिर आता है सेक्शन 8. सेक्शन 8 में बोला है कि मेंटेनेंस ऑफ रजिस्टर. एवरी एम्प्लॉयर इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन द रजिस्टर एंड डॉक्यूमेंट इन रिलेशन टू द वर्कर्स एम्प्लॉयड बाय हिम. तो हर एम्प्लॉयर की ये ड्यूटी बनती है कि वो एक रजिस्टर मेंटेन करे जिसमें वो ये लिखे कि कितने कितने वर्कर्स में मेन और विमेन में वो एम्प्लॉय किस किस को कर रहा है. तो एम्प्लॉयर इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन रजिस्टर्स एंड डॉक्यूमेंट्स एज पर सेक्शन 8. वेरी इजी. देन सेक्शन 9 पे आ जाते हैं इंस्पेक्टर एंड पावर ऑफ इंस्पेक्टर. इंस्पेक्टर तो ये हम पढ़ते हैं सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट के पास ये अथॉरिटी होती है कि वो अपॉइंट करें इंस्पेक्टर्स को, उनके पास एम्पावरमेंट होती है कि इंस्पेक्टर अपॉइंट करें, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि इन्वेस्टिगेशन लेनी होती है इस प्रोविजन में, ये जो एक्ट है उसके प्रोविजंस के अकॉर्डिंग अगर आपको कोई रूल्स बनाने हैं या फिर आपको कोई इन्वेस्टिगेशन लेनी है तो उसके लिए इंस्पेक्टर होना ज़रूरी है जो कि एम्प्लॉयर से बात करेगा. तो इसलिए सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट ने अपॉइंट कर दिए इंस्पेक्टर. अब इनकी पावर्स क्या होते हैं?
इंस्पेक्टर कैन डू विद इन हिज लोकल लिमिट्स ऑफ जुरिस्डिक्शन, क्या क्या कर सकता है, ही कैन एंटर एट एनी टाइम, कोई भी टाइम पे वो एंटर कर सकते हैं, एंड ही एंड शी अगर उनको लगता है इफ दे थिंक्स इट इज फिट, मतलब अगर उन्हें सही लगता है तो वो किसी भी बिल्डिंग, किसी भी फैक्ट्री, किसी भी प्रेमाइसेस और किसी भी वेसल के अंदर जाकर इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। सेकंड, टू एक्वायर एनी एम्प्लॉयर, वो किसी भी एम्प्लॉयर को बोल सकते हैं अगर उन्हें पर्टिकुलर कोई डॉक्यूमेंट चाहिए, पर्टिकुलर कोई रजिस्टर चाहिए, मस्टर रोल चाहिए, या कोई भी डॉक्यूमेंट चाहिए जो कि एम्प्लॉयमेंट ऑफ वर्कर से रिलेटेड है, और उनको वो एग्जामिन भी कर सकते हैं। वो एविडेंस भी ले सकते हैं फॉर द पर्पस ऑफ ascertaining whether the provision are being applicable or not, मतलब कमेंट्स करने के बाद ढंग से अप्लाई हो रहा है एक्ट कि नहीं हो रहा है, इसके लिए वो अगर उनके पास कोई एविडेंस मिलता है किसी पर्सन का तो वो उस एविडेंस भी ले सकते हैं उस पर्सन से। टू एग्जामिन द एम्प्लॉयर, वो एम्प्लॉयर को एग्जामिन भी कर सकते हैं, उसके एजेंट को भी कर सकते हैं, उसके सर्वेंट इन इंचार्ज को भी कर सकते हैं, किसी से भी वो एग्जामिनिंग वहाँ पर कर सकते हैं जो कि वहाँ पे प्रेमाइसेस में या एस्टेब्लिशमेंट में है। और वो उस डॉक्यूमेंट जो उन्होंने लिया उसकी कॉपीज भी निकाल सकते हैं, उसको एक्सट्रैक्ट भी कर सकते हैं, और उस एस्टेब्लिशमेंट से रिलेटेड वो उस डॉक्यूमेंट की कॉपी भी निकाल सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो ये पावर्स हैं इंस्पेक्टर की। पेनल्टीज देख लेते हैं फटाफट सेक्शन 10 के अकॉर्डिंग। पहला, अगर कोई एम्प्लॉयर फेल हो जाता है रजिस्टर मेंटेन करने में या डॉक्यूमेंट मेंटेन करने में, अगर वो जो एम्प्लॉयर है वो क्या कहते हैं एविडेंस लाने में फेल हो जाता है, या फिर वो उसका जो एजेंट है वो रिफ्यूज कर देता है एविडेंस देने के लिए, या फिर कोई भी इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट जो है वो एम्प्लॉयर नहीं दे पाता है इंस्पेक्टर को, तो उसको 1 महीने की इम्प्रिजनमेंट या फिर 10,000 रुपये का फाइन या फिर दोनों भी लग सकते हैं। सेकेंड, अगर कोई प्रोविजन के खिलाफ रिक्रूटमेंट में कुछ कंट्रीब्यूट करता है, मतलब जैसे रिक्रूटमेंट का जो एक्ट मैंने बताया था कि कम में रेट्स में एम्प्लॉय कर लेता है, या फिर अनइक्वल रेट्स देता है मैन या विमेन को, या फिर डिस्क्रिमिनेशन करता है बिटवीन मैन एंड विमेन इन कंट्रीब्यूशन ऑफ द प्रोविजन, या फिर ओमिट और फेल्स टू कैरी आउट एनी डायरेक्शंस, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कोई डायरेक्शन आपको बताया गया, कोई रूल बताया गया पर आप उसको ओमिट करते हो, आप मानते नहीं हो एंड फेल टू कैरी आउट दैट डायरेक्शन, तो आपके ऊपर 20,000 का फाइन लग सकता है, एंड इम्प्रिजनमेंट जो आपको होगी वो 3 महीने से लेके 1 साल तक भी मैक्सिमम जा सकती है। फिर लास्ट हमारा आता है कि अगर कोई पर्सन रिक्वायर्ड टू डू सो ओमिट और रिफ्यूजेस टू प्रोड्यूस एनी, अगर किसी पर्सन को हमने बोला इंस्पेक्टर ने कि आपको ये पर्टिकुलर रजिस्टर या पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट लेकर आना है और वो नहीं ला पाता है अदर देन एम्प्लॉयर, तो उसके ऊपर 5,000 का जुर्माना लग सकता है। दैट मीन्स यू हैव टू गिव फाइन ऑफ ₹5,000। सो आई गेस सर मैंने ये बहुत ही ईजिली आपको समझाने की कोशिश की है पेनल्टीज। सेक्शन 13 पे आते हैं, पावर टू मेक रूल। सेंट्रल गवर्नमेंट ने बाय नोटिफिकेशन ऐसे काफ़ी सारे रूल्स निकालने हैं इस प्रोविजन को रिलेटेड, वो मैं बता देती हूँ। इन पर्टिकुलर एंड विदाउट प्रेजुडिस टू द जनरलिटी, such rules may provide for any of the following matters: the manner in which claim is made or the complaint is made, the register and the document which an employer is required to maintain, any other matter which is required to be made or prescribed। तो सेंट्रल गवर्नमेंट इन 3 चीज़ों से रिलेटेड एक्स्ट्रा रूल्स भी बना सकता है। क्या क्या? कंप्लेंट या क्लेम से रिलेटेड, डॉक्यूमेंट्स और रजिस्टर्स को मेंटेन करने से रिलेटेड, या एनी अदर मैटर जो उनको ठीक लगता है। ओके गाइस, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए मैंने इसको ज़्यादा एलैबोरेट नहीं किया है। Power of central government to give direction, section 14. Central government may give directions to state government to carry this act or execute this act into various states। मतलब डायग्राम में आप समझ रहे होंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगा, एडवाइस करेगा या डायरेक्ट करेगा स्टेट गवर्नमेंट को कि इस पर्टिकुलर स्टेट में इस एक्ट को अप्लाई किया जाए, एग्जीक्यूट किया जाए, तो दैट एग्जीक्यूशन ऑफ दिस एक्ट विल बी डन इमीडिएटली इन दैट पर्टिकुलर स्टेट। ओके, देन सेक्शन 15, ऐसे कौन से सर्टेन केसेस होते हैं जहां पर हम इस एक्ट को अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, टू केसेस अफेक्टिंग द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ अ विमेन एम्प्लॉयमेंट इन कंप्लाइंग विद रिक्वायरमेंट्स। क्या क्या हो सकता है, ऐसे कोई चीज़ है जिससे कि विमेन के एम्प्लॉयमेंट को ही अफेक्ट आ रहा हो, उनके टर्म्स एंड कंडीशंस पे अफेक्ट आ रहा हो, तो हम तब ये अप्लाई नहीं करेंगे। या फिर कोई स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जा रहा है विमेन को, उस वक्त नहीं करेंगे, जैसे कि व्हेन शी इज एक्सपेक्टिंग अ चाइल्ड, जब कोई उसके जैसे जो विमेन है उनके बेबी को बर्थ देने वाली हैं, तो उसके उस वक्त, या फिर टर्म्स एंड कंडीशंस रिलेटेड टू रिटायरमेंट हो रहा है, मैरिज, डेथ एंड एनी अदर प्रोविजन रिलेटेड टू दीज कम इन सर्टेन केसेस, मतलब कि ये जो होते हैं ये अदर केसेस में आ जाते हैं, तो इस केस पे ये अप्लाई नहीं होता है, ये सेक्शन 15 के अकॉर्डिंग। पावर टू मेक डिक्लेरेशन एज पर सेक्शन 16। Power to make declaration मतलब where the appropriate government is on a consideration of all the circumstances of he
case satisfy that the differences in regard to the remuneration. अब इसमें ये बोला गया है, मैं इसको शॉर्ट में बता देती हूँ कि मतलब अगर जेंडर बेसिस पे आपकी कोई डिफरेंसेस हैं रेट्स में रिम्यूनरेशन के, तो वो पावर टू मेक डिक्लेरेशन है, मतलब वहाँ पर अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट एग्जीक्यूट कर सकता है एम्प्लॉयर को कि आप ऐसा नहीं कर सकते, और उनके ऊपर डिक्लेरेशन भी कर सकता है. और नोटिफिकेशन कैसे देगा वो? इट मेक्स अ डिक्लेरेशन टू द इफेक्ट एंड एनी एक्ट ऑफ द एम्प्लॉयर attributable to such a difference shall not be deemed to contravention of any provision of this act. तो ये गाइस इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, पर मैं आपको समझा देती हूँ कि इसमें ये है कि अगर अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को पता चला कि डिफरेंसेस हैं तो वो पावर टू मेक डिक्लेरेशन कर सकता है. ओके, एज पर सेक्शन 16. ठीक है गाइस, सो ये मेरा लास्ट सेक्शन था 16 इस एक्ट का. सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो. आई होप गाइज आपको मेरी वीडियो बहुत पसंद आई होगी इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट की, क्योंकि ये जो एक्ट है ये अभी रिसेंटली ही हमारे HRM के कोड 55 में ऐड हुआ है सिलेबस में. तो मैंने सोचा क्यों ना सबसे पहले मैं ही इसके ऊपर वीडियो बनाऊं, क्योंकि आई नो गाइज मुझे बहुत कमेंट्स आते हैं कि आप लेबर वेलफेयर की काफ़ी ज़्यादा वीडियोज़ बनाओ. तो येस, मैं लेकर आई हूँ. आई नीड सपोर्ट गाइज, मुझे सब्सक्राइबर्स भी चाहिए, मुझे वॉच आवर्स भी चाहिए, लाइक भी चाहिए, शेयर भी चाहिए, सब कुछ चाहिए, कमेंट्स भी चाहिए. सो गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो. दिस इज महिमा साइनिंग ऑफ फ्रॉम द वीडियो. गुड बाय.